नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के मामले में कई ऐसे पहलू हैं जो एक एक कर सामने आ रहे हैं और हम ये भी बताएंगे कि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की, किसने की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसका नाम इसमें सामने आ रहा है वो क्यों लगातार सलमान खान को अपने निशाने पर लेता रहा है, उसका दुश्मन है और उससे जुड़े लोगों को निशाना बनाता रहा है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की ताज़ा खबर, मुंबई की किला कोर्ट ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के एक आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दूसरे आरोपी को पुलिस रिमांड अभी नहीं दी गई है। उसकी कोर्ट ने दूसरे आरोपी को ऑसिफिकेशन टेस्ट करने के बाद दोबारा पेश करने के निर्देश दिए हैं। ऑसिफिकेशन टेस्ट से उम्र का पता लगाया जा सकता है, एक तरह से हड्डियों की जांच से। इस बीच मुंबई पुलिस ने एक और चौथे आरोपी मोहम्मद जीशान अख्तर की भी शिनाख्त कर ली है। जीशान अख्तर भी फरार चल रहा है। पुलिस ने फरार आरोपियों को ढूंढने के लिए 10 टीमें बनाई हैं। तीसरा जो आरोपी है फरार, वो भी अब पुलिस के निशाने पर है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और ये सभी जो आरोपी हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बताए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की मदद करेगा उसे अपना हिसाब किताब लगाकर रखना होगा। साथ ही इस पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। इस पोस्ट में लॉरेंस गैंग और अनमोल बिश्नोई गैंग को हैशटैग किया गया है। तो मुंबई पुलिस इस पोस्ट की भी जांच कर रही है कि इसे किसने अपलोड किया है और जिसने अपलोड किया वो दरअसल है कौन। तो ये जो पूरा मामला है ये एक बार फिर ये साबित कर रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो लगातार सक्रिय है। कई इस तरह की वारदात में उसका नाम सामने आता है, उसके जो गुर्गे हैं उनका नाम सामने आता है और वो खुलकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा है। आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग है कौन, ये सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है, सलमान खान से जुड़े लोगों के पीछे क्यों पड़ा है और पहले भी सलमान खान के घर पर फायरिंग में उसका नाम सामने आ चुका है। आज जो अभी इस वक्त की ताज़ा खबर है इस मामले से जुड़े आरोपियों की, उस पर ज़्यादा चर्चा के लिए, जानकारी के लिए मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज मुंबई से मेरे साथ हैं। पूजा, चौथे आरोपी की भी शिनाख्त हो गई है। एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, दूसरे आरोपी को पुलिस रिमांड पर क्यों नहीं भेजा गया, ऑसिफिकेशन टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है और तीसरा चौथा आरोपी कहाँ है? देखिए, आरोपी की तलाश अभी चल रही है। इसके लिए 15 टीम बनाई गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे अहम बात आपको बता दें कि यहाँ पर सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो करीबी उनकी बाबा सिद्दीकी के साथ रही है और उस समय से आप समझें कि सुनील दत्त जब कांग्रेस में सक्रिय थे, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस का टिकट उनको दिलवाया था, तो मेंटोर के तौर पर सुनील दत्त देखे जाते थे। इसलिए उनके बेटे संजय दत्त से काफ़ी करीबी उनकी रही बाबा सिद्दीकी की, और चूंकि संजय दत्त सलमान खान से बेहद करीब हैं, तो ये जो करीबी है बॉलीवुड से बाबा सिद्दीकी की वहाँ पर होती गई। और सलमान खान की बात करें तो इतने उनके परिवार से वो करीब रहे हैं कि जब हिट एंड रन केस में कोर्ट की सुनवाई चल रही थी तो अपनी उपस्थिति उन्होंने वहाँ पर दर्ज कराई थी। और इस समय से देखा गया कि उनकी इफ्तार पार्टी हो या ऐसे कोई भी समय में सलमान खान के साथ वो खड़े रहे थे। इफ्तार पार्टी में सलमान खान का पहुंचना हो, शाहरुख खान का पहुंचना, 2013 की वो तस्वीरें काफ़ी अहम रही थी जब दोनों के बीच के 5 साल की दूरी ख़त्म करके वो पहुंचे थे इस इफ्तार पार्टी में। तो समझा गया था कि कोई भी हस्ती हो वो बाबा सिद्दीकी की बात को नकार नहीं सकती है, उनको मानती है, तो उनकी ये पहुंच बॉलीवुड में हमने समझा था। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जिस तरह से कहा गया है सोशल मीडिया पोस्ट में कि उस करीबी का नतीजा ये था कि इस तरह से निशाना बनाया गया बाबा सिद्दीकी को, क्योंकि सलमान खान उनके जो टॉप टारगेट है इस गैंग के। 14 अप्रैल को जिस तरह से फायरिंग हुई थी घर के बाहर, Y+ सिक्योरिटी कर दी गई थी और आज भी सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। 2 कमांडोज होते हैं, 11 पुलिसकर्मी होते हैं, इनकी संख्या और बढ़ा दी गई है उनके घर के बाहर, क्योंकि टॉप टारगेट में वो है और उनसे करीबी की वजह से बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया। तो बाबा सिद्दीकी चूंकि फिल्मी जगत की हस्तियों से बहुत करीब रहे हैं, अभी भी उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं, मकबा हाइट्स, और पूजा भट्ट हो या फिर बंटी
सनी वालिया जो कि प्रोड्यूसर हैं वो आकर गए हैं। सब कल देखिए लीलावती अस्पताल में सबसे पहले पहुंचने वालों में संजय दत्त, सलमान खान रहे। तो वो जो करीबी है बॉलीवुड की बाबा सिद्दीकी के साथ, एक संदेश कहीं ना कहीं ये देने की भी कोशिश हो कि किस तरह से जो एक बात कही जा रही है कि एक प्रचार की कोशिश है, एक डर बनाने की कोशिश है, और अगर बॉलीवुड को अगर टारगेट करता है ये गैंग, तो ये खबर आप देखिए कि किस तरह से आज बड़ी हो चुकी है। और मुंबई में आप देखिए हर जगह सिक्योरिटी इस तरह से बढ़ाई गई है, खासतौर से जो वीवीआईपीज हैं, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनके बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी सलमान खान के घर के बाहर है। बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर लगातार तांता लगा हुआ है। चाहे राजनीति से जुड़े लोग हों, बॉलीवुड से जुड़े लोग हों, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। 7 बजे प्रेयर मीट है। जी पूजा, हम आपके पास आएंगे। काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है सलमान खान की और उनसे जुड़े अन्य लोगों की भी। हमारे साथ इस पूरे मामले पर ज़्यादा चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी पारस दामा और रौनक कुकड़े भी हमारे साथ हैं। पारस, पहले आपके पास आते हैं। इस मामले में आज जो अदालती कार्रवाई हुई उसमें क्या क्या खास हुआ है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो चौथा व्यक्ति है इस पूरे मामले में जो कि आरोपी माना जा रहा था, जीशान शेख, उसकी शिनाख्त कर ली है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने। और अब इस व्यक्ति को भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और उसकी भी लगातार जो है वो खोज की जा रही है। 2 आरोपी हैं, एक शिवा कुमार और दूसरा जीशान शेख। इन दोनों की जो है लगातार खोजबीन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। 10 यूनिट ऐसे बनाए गए हैं जो कि राज्य में और राज्य के बाहर अलग अलग राज्यों में जाके इन दोनों की खोज कर रहे हैं और पूरे मामले में जल्द से जल्द जो है कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दोनों आरोपी जो कि कल रात को गिरफ्तार किए गए थे इस पूरे वारदात के बाद, उनको आज कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील ने सबसे पहले यही मुद्दा उठाया कि ये दोनों जो हैं वो आए थे और उन्होंने फायरिंग के, तीनों लोगों ने फायरिंग की। और वहीं दोनों के पास से जब बरामदगी की गई तो 28 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तो ऐसे में खतरा ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र में चुनाव है और ये किसी और नेता को भी निशाना बना सकते हैं। इसी के लिए 14 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो मिलनी चाहिए पुलिस को। मगर सारी बातें जो हैं वो आगे बढ़ती रहीं। और वहीं जो आरोपी हैं उनसे जज ने पूछा, जो कि 19 साल का आरोपी है धर्मराज, तब धर्मराज ने कहा कि उसकी उम्र 17 साल है। उसी की वजह से आधार कार्ड जो है वो मंगवाए गए। आधार कार्ड मंगवाने के बाद बाकी चीज़ों पर जो है वो युक्तिवाद किया गया और उसके बाद अब जो है ये मामला सामने आया है और कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इस मामले में जो 23 साल का गुरमेर सिंह है उसको 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। वहीं जो दूसरा 17 साल का धर्मराज कश्यप है उसको ऑटिफिकेशन टेस्ट कराना पड़ेगा। ऑटिफिकेशन टेस्ट ये होता है कि आपके बोन ऑटिफिकेशन किया जाता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आपकी उम्र कितनी है। वो टेस्ट हो जाने तक ये दूसरा जो आरोपी है वो भी क्राइम ब्रांच की कस्टडी में ही रहेगा और आगे की कार्रवाई जो है क्राइम ब्रांच आगे बढ़ा सकती है। जी पारस, आप हमारे साथ बने रहिए। रौनक, आप भी हमारे साथ बने रहिए। ये पूरा जो मामला है इसमें एक बड़ा सवाल लगातार ये सामने आ रहा है कि लॉरेंस सलमान का दुश्मन क्यों है? लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है, आपको बता दें दरअसल 1998 में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिस दौरान काले हिरण का शिकार किया गया और उसमें आरोपी सलमान खान, अभिनेता सलमान खान थे। जो फिल्म जिसकी शूटिंग हुई उसका जो उस दौरान काले हिरण को मारा गया। बिश्नोई समाज जो है वो काले हिरण को काफ़ी पवित्र मानता है। जोधपुर में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी और फिल्म हम साथ साथ हैं ये फिल्म थी। इसमें कई और भी कई और अभिनेता और अभिनेत्री थे। बिश्नोई समाज काले हिरण को सबसे पवित्र मानता है, अपना भगवान जम्बेश्वर का अवतार मानता है और बिश्नोई समाज काफ़ी नाराज़ हुआ काले हिरण के मामले में सलमान खान के सामने आने से, काले हिरण को मारे जाने से। और तब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं अपने आप को इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ दिखाता है और जितनी भी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला हो या उसके करीबियों को धमकाने का मामला हो, उस सब में लॉरेंस बिश्नोई का लगातार नाम सामने आता रहा है। और बार बार वो ये कहता है कि सलमान खान को इस मामले में माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। सलमान खान ने माफ़ी नहीं मांगी और इसलिए वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। 2022 में मुंबई में सलमान खान के पिता को जो है वो एक धमकी भरा पत्र मिला था। इसके अलावा 2023 में सलमान खान के एक मैनेजर को भी ईमेल से धमकी मिली थी। यानी जितने भी सलमान खान से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई। 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से एक इंटरव्यू दिया, उसमें सीधी धमकी दी सलमान खान को और मारने की बात कही सीधे।
कहा कि हम पैसा नहीं चाहते। सलमान खान माफ़ी मांगे। 2023 का एक इंटरव्यू था लॉरेंस बिश्नोई का जो उसने जेल में बैठे रह कर दिया, और ये कहा कि काले हिरण की हत्या से हमारा समाज दुखी है। और लॉरेंस बिश्नोई के जो तमाम दोस्त हैं उन लॉरेंस बिश्नोई जो है सलमान खान के जो तमाम दोस्त हैं उनको भी धमकाता रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकने हैं। रौनक, ये हमने तमाम एक जो बैकग्राउंड है वो देखा है इस पूरे मामले में, तो और कौन कौन लोग हैं जो सलमान खान के करीबी हैं और लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आते हैं, और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे मामले में काले हिरण का नाम लेकर एक सियासत भी तो नहीं कर रहा है? जी देखिए, मुख्य तौर पर ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर और कौन कौन लोग हैं जो कि सलमान के दोस्त हैं, क्योंकि अगर सलमान के दोस्तों की फहरिस्त निकाल कर देखें तो बहुत लंबी है। पूरा बॉलीवुड जो है वो सलमान का दोस्त माना जाता है, और मुख्य तौर पर अगर देखें तो बहुत ही बॉलीवुड के लोग सलमान खान को चाहते भी हैं। ऐसे में वो तो लॉरेंस बिश्नोई या फिर उनके करीबी ही बता पाएंगे कि उनके निशाने पर कौन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया, और विधानसभा चुनाव के पहले अगर इस तरह से जो हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का चुनाव भी जो है वो प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि जो सरकार के नुमाइंदे, खासतौर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या अजीत पवार, तीनों की तरफ से बहुत ही सदे हुए बयान आ रहे हैं। और मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो मीडिया के कैमरों से फिलहाल बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि महाराष्ट्र में क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है, ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले मुंबई के भाईकेला इलाके में भी एक एनसीपी के कार्यकर्ता की इसी तरह से हत्या कर दी गई। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग की गई थी। तो ये जो लगातार मामले इस तरह से हो रहे हैं, जिसने सवालिया निशान मुंबई पुलिस पर, लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा किया, इसका जवाब सरकार को देना होगा। और इसीलिए फिर चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले, तीनों की तरफ से लगातार हमले बोले जा रहे हैं कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में नाकामयाब रही। और मुझे लगता है कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बाबा सिद्दीकी की हत्या का बन सकता है, और खासतौर से मुंबई और आसपास के इलाकों में तो निश्चित तौर पर एमएमआर रीजन में जो विपक्षी पार्टियां इसको बुलाने की कोशिश करेगी। रहा सवाल ये कि इन्वेस्टिगेशन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अजीत पवार ने विश्वास जताया है, जो कि एनसीपी के प्रमुख नेता अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि 3 दिनों के भीतर जो भी इसके मुख्य आरोपी है उन तक मुंबई पुलिस पहुंच जाएगी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की तह तक हम पहुंच जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रौनक इस पूरी जानकारी के लिए। पूजा और पारसदामा, तो ये जो पूरा का पूरा मामला है ठीक महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी हुआ है। बाबा सिद्दीकी एक नेता थे एनसीपी अजीत पवार गुट के, और कहीं ना कहीं सबका असर चुनाव पर भी दिख सकता है। इस बीच इस मामले की जांच तेजी से जारी है।